गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह है मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि खाद, उर्वरक और मिट्टी की उर्वरता का हम प्रबंधन किस तरीके करेंगे और वह हमारे पौधे में किस तरीके जो है उसे अवशोषित करके अपना विकास करेंगे और जड़ों का वृद्धि करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रियाएं जो है उनके जीवन काल को एक तरीके से वृद्ध करना, विकास करना, उत्पादन करना, कई ऐसी जो है स्थितियां आती हैं जो पौधे अपनी मिट्टी से अवशोषित करके अपने जीवन काल को आगे बढ़ाती हैं। तो कहने का अर्थ यह है छात्र जो है कि जो हमारा प्रॉपर्टी है, प्रबंधन है, हम किस तरीके जो है खाद का प्रबंधन करें कि जिससे हम अपनी उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से कर सके जो है। तो कहने का अर्थ यह है कि खाद एक ऐसी जो है प्रक्रिया है जिसमें जल को छोड़कर उसके बाद जो भी आप प्रक्रियाएं मिट्टी के अंदर करते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता और जड़ों की वृद्धि, पौधों का जो है विकास करता है, वो सारी चीज़ें आपकी जो है खाद और उर्वरक के अंतर्गत ही आती हैं छात्रों। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि इस टॉपिक के अंदर जो हमने आप लोग को बतलाने के लिए हम ये टॉपिक लेकर आए हुए हैं, इसमें खाद और उर्वरक के प्रयोग से हमारा जो है फसल क्या रंग लाता है, क्या प्रदर्शित करता है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग को अध्ययन कराने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। खाद और उर्वरक जो है, ठीक है, मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक का शब्द का प्रयोग जल के अतिरिक्त उन सभी पदार्थों के लिए किया जाता है जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करके पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। वह खाद और उर्वरक का एक तरीके से आधार माना जाता है। फिर उसके बाद उर्वरक आता है, फर्टिलाइजर। ठीक है, तो यह अकार्बनिक इनऑर्गेनिक रासायन पदार्थ होते हैं जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरकों में पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है, जिससे पौधे अच्छे तरीके से जो है अंकुरण करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मतलब वृद्धि करते हैं, उनकी जड़ों का विकास होता है। वो सारी चीज़ें आपके उर्वरक के अंतर्गत जो है आती हैं जिसके द्वारा जो है पौधे अपने जड़ों के द्वारा न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्वों को अवशोषण करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और अपनी जड़ों का विकास करके और पत्तियों का विकास करके, टहनियों का विकास करके, फल और फूल को विकास करके जो है अच्छी उत्पादन हमें प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद कुछ उर्वरक ऑर्गेनिक रूप में पाए जाते हैं, जैसे यूरिया उर्वरकों में पौधों के 1-2 पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं तथा सभी उर्वरक पानी में घुलनशील होते हैं और उनका अवशोषण पौधों द्वारा आसानी से कर लिया जाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि अगर वो घुलनशील में है और वह मिट्टी में जो है एक तरीके से जल में मिले हुए हैं, तो जो पौधे हैं वो अपनी क्या कहते हैं रोमों, जड़ के रोमों के द्वारा, जड़ के द्वारा और कई ऐसे माध्यम के द्वारा जो है उसे अवशोषित करके अपना वृद्धि और विकास करते रहते हैं। जैसे
अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनेमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट आदि जो है आपके जो कार्बनिक उर्वरक हैं वह जल में घुलनशील रहते हैं और पौधे उसे अवशोषित करते रहते हैं। फिर उसके बाद जैविक खाद आता है, बायो फर्टिलाइजर। ये भी जो है एक तरीके से आपके पौधों को जो है एक तरीके से वृद्ध करता है, मिट्टी की उर्वरता को बना के रखता है और पौधों का विकास भी करता है, उसमें पूरे तरीके ये सहयोग करते हैं। बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद जो है कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए आमतौर पर रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग में लाया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन काफ़ी महंगा होता जा रहा है और इसके कारण ही जीवाश्म ईंधन में कमी आती जा रही है। उर्वरकों फर्टिलाइजर्स द्वारा मृदा प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन में वृद्धि होती है तथा जैविकीय संकट उत्पन्न होने का भय बना रहता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है छात्र जो है कि कहीं पे जो है उर्वरक लाभ भी देते हैं तो कहीं पे हमें नुकसान भी देते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल जो है प्रदूषित होता है, जो हम वहाँ पे रसायन का छिड़काव कर रहे हैं या मिट्टी में मिला रहे हैं तो वहाँ पे जो है एक तरीके से मृदा भी हमारी प्रदूषित हो रही है। अगर मृदा हमारी प्रदूषित हो रही है तो ये आप मानिए जो है कि उसमें पशु पक्षी और मानव भी जो है दूषित हो रहा है। फिर उसके बाद नई विधियां अपनाई जाएं जिनके द्वारा अन्य उर्वरकों का प्रयोग में लाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। मतलब जैविक चीज़ों का उपयोग करके आप अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाएं। जैव उर्वरकों के अंतर्गत जीवित पादपों को उर्वरकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है जो रासायनिक उर्वरकों की कमी को पूरा करते हैं तथा साथ ही साथ मृदा को उपयोगी भी जो है तत्व भी प्राप्त होते रहते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फसलों की सुचारू एवं स्वस्थ वृद्धि के लिए जो है अत्यंत आवश्यक महापोषक तत्व होता है और हमारे देश की मृदा सॉइल में N2 की सदैव कमी बनी रहती है। नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन हमारे देश में खपत जो है कम है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कुछ पौधे नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल से भी जो है अवशोषित कर लेते हैं, तो इसी वजह से N2 की आवश्यकता नाइट्रोजन की जो है हम लोग को खपत कम होने मतलब कम करनी पड़ती है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन स्रोत आते हैं छात्रों जो है, तो खाद और खाद आधारित जो उत्पाद हमारे हैं जिनके द्वारा हम नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं जो है उसे हम बतला रहे हैं आपको कि खाद एनिमल खाद मतलब पशुओं का खाद, जानवरों की प्रजातियों, चारा विस्तार और खाद भंडारण प्रथाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आपूर्ति करती हैं जिसके द्वारा पौधों को उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि खाद किस वर्ष लगाया जाता है और कितनी जल्दी वह मिट्टी में काम आता है जो है। फिर उसके बाद मौजूदा मिट्टी की स्थिति भी प्रभावित करती है कि खाद में पोषक तत्व कितनी जल्दी उपलब्ध हैं। गाय की खाद में लगभग 10 से 15 पाउंड N, 5 से 10 पाउंड फास्फेट, ठीक है, और 10 से 12 पाउंड पोटेशियम प्रति टन जो है होता है। जो आपकी जो है गाय की खाद में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश विद्यमान होते हैं। जो हमारे मिट्टी में अगर गाय की खाद की गोबर को जो है डाला जाएगा तो वहाँ पे जो हमारे मिट्टी की उर्वरता है, जो हमारे पोषक तत्वों की एक उपलब्धता है, वहाँ पे NPK जो है अच्छी मात्रा में पाई जाएगी। फिर उसके बाद पोल्ट्री खाद में तीनों तत्वों का प्रतिशत अधिक होता है। राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम NOP जो है एक
कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत खाद के उपयोग के बारे में बहुत विशिष्ट जानकारी को प्रदान किया गया किसानों को। जो है कंपोस्ट खाद को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन यदि कच्ची खाद को लगाया जाता है तो जहां कच्ची खाद का उपयोग मानव उपभोग के लिए भूमि में उगाने वाली फसलों पर जो है किया जाता है, जिससे जो कंपोस्ट की खाद से छात्रों जो है एक तरीके से उत्पादन होता है वह काफ़ी शुद्ध होता है, जिससे जो भी व्यक्ति उस खाद्य का उपयोग करता है भोजन के रूप में वो जो है जल्दी बीमार नहीं होता है। फिर उसके बाद इसे फसल के 120 दिनों के भीतर फसल के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए, जहां खाद्य भाग मिट्टी को छूता है, या 90 दिनों की फसल को जहां खाद्य भाग मिट्टी को नहीं छूता है, जो है जिसके द्वारा हम नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद खाद एक उत्पाद के लिए तकनीकी रूप से एनओपी के तहत खाद के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए यह कार्बन के साथ नाइट्रोजन अनुपात 25:1 और 40:1 के बीच शुरू करना चाहिए और 121 दिनों के दौरान 170 अंश फ़ारेनहाइट और 15 फ़ारेनहाइट के बीच के तापमान पर बनाए रखा जाना चाहिए, जिससे हमारा खाद जो है अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर मिल जाए, जो आगामी फसल के लिए वह खाद उपयोगी रहे और उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता पर्याप्त पाई जाए। फिर खाद चाय अगर जैविक बागवानों और बायोडायनेमिक किसानों के पक्षधर है, क्योंकि अनुचित तरीके से बनाई गई खाद चाय में लोगों द्वारा कच्चे खाया जाने वाला पौधों के हिस्सों पर खाद जनित रोग जनकों को फैलाने की क्षमता हो सकती है, जिसके कारण से वह खाद्य जो है आप किसी तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद संयंत्र और समुद्री शैवाल उत्पाद जो है जो एक नाइट्रोजन की ये भी स्रोत रहे हैं, जो आपके वायुमंडल की जो है नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। तो अल्फा अल्फा भोजन या छर्रों लगभग 3% नाइट्रोजन होते हैं और आमतौर पर पशु आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह कच्ची मूल्य वाली बागवानी फसलों में एक उत्कृष्ट उर्वरक सामग्री है। यह क्षेत्र की फसलों के लिए बहुत ही महंगा साबित होता है। छात्रों, पत्ती और पौधे अपशिष्ट खाद तेजी से उपलब्ध हैं, या आप इसे स्वयं भी जो है बना के उपयोग कर सकते हैं, जो है ठीक है। फिर उसके बाद खाद एक अच्छा उत्पाद है, लेकिन इसे कभी कभी अशुद्धियों जैसी कि कार अपशिष्ट, कीटनाशक और कचरे से भरा जाता है, तो वहाँ पे सोयाबीन भोजन लगभग मतलब जिस तरीके इन कचड़ों को भरा जाता है जो है उसमें कई ऐसे कीटनाशक के जो है टॉक्स उसमें मिले रहते हैं, जो आपको जो है वो डिकम्पोस्ट करके उसे अच्छे तरीके से खाद को तैयार करते हैं। तब जो है किसान उस खाद को जो है ले जाके अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, फसलों में जो है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रो पोषक तत्व काफ़ी विद्यमान रहते हैं। फिर उसके बाद सोयाबीन भोजन लगभग 1 से 1 या 4 से 4 एनपीके है। यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन बेहद जो है महंगा होता है। जैविक किसानों को पारंपरिक सोयाबीन भोजन का उपयोग नहीं करने के बारे में सावधान रखना चाहता है, क्योंकि अगर शुद्धता जो है सोयाबीन के तेल में नहीं है तो किसान और जो भी हमारे भारत की जनसंख्या है उसे उपयोग करते हैं। अगर वह शुद्ध नहीं रहेगा तो कई बीमारियों को जो है उत्पन्न करेगा, जिससे जो है मानव के लिए, पशु पक्षियों के लिए और पौधों के लिए भी जो है बहुत बड़ा खतरा रहता है। फिर उसके बाद अधिकांश समुद्री शैवाल उर्वरक कैलप से आते हैं, जिन्हें काटा, सुखाया जाता है और जमीन पर जो है लगाया जाता है। कैलप खाना, मिट्टी या स्टार्टर उर्वरक में सीधे लागू किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से बहती और आसानी से अधिकांश उर्वरक आवेदकों को साथ में
लागू होती है। सूखे कच्चे समुद्री शैवाल, इसमें लगभग 1% नाइट्रोजन, फास्फोरस का एक निशान और 2% पोटास के साथ मैग्नीशियम, सल्फर और कई ट्रेस जो है तत्व जो है होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने नाइट्रोजन को जो है उसको उपलब्ध करते हैं, चाहे वो वायुमंडल में हो, चाहे वो आपकी मिट्टी में हो। ठीक है। फिर उसके बाद पशु उत्पाद आपका आता है छात्रों, जो है कि पशुओं के द्वारा किस तरीके नाइट्रोजन की उपलब्ध होते हैं मिट्टी के अंदर जो है। तो रक्त भोजन गैर जैविक जानवरों से भी एनओपी के तहत सूखे बूचड़खाने की अनुमति है। रक्त भोजन में लगभग 12 से 13% नाइट्रोजन होता है और जब तक सावधानी से उपयोग नहीं किया जाता है तब तक यह अमोनिया के साथ पौधों को जला सकता है और वाष्पीकरण के माध्यम से अपने नाइट्रोजन को जो है खो देता है और फंगल विकास को जो है प्रोत्साहित करता है। यह बहुत ही महंगा भी होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्र जो है कि अगर वाष्पीकरण के माध्यम से अगर नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल से खो जाता है या मिट्टियों के जो है तलहटी से अगर खोता है तो हमें काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद पंख खाना पोल्ट्री वध उद्योग का एक आम उत्पाद है। इसे एनओपी के तहत, मतलब एक कार्यक्रम चलाया गया था एनओपी के तहत अनुमति दी जाती है कि कुल नाइट्रोजन का स्तर काफ़ी प्रतिशत 7 से 10% तक पाया जाता है। ठीक है। फिर मछली भोजन और मछली पायस अधिकांश पशु उत्पादों की तरह नाइट्रोजन में समृद्ध है। मत्स्य पालन में लगभग 10 से प्रतिशत नाइट्रोजन के साथ साथ लगभग 6% जो है फास्फोरस भी जो है पाया जाता है छात्रों। फिर उसके बाद अन्य जो नाइट्रोजन के स्रोत होते हैं जिनके अन्य माध्यम से जो है हमें नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, हमारे पौधों को उपलब्ध होता है, हमारे मिट्टी को उपलब्ध होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जैविक किसान जो है फसल के रोटेशन में खाद के साथ अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सोडियम नाइट्रेट और चीली नाइट्रेट बहुत चर्चा के बाद एनओपी राष्ट्रीय सूची में जोड़ा गया, जो एनओपी को बताता है, उनकी मात्रा को बताता है। सोडियम नाइट्रेट से प्राप्त नाइट्रोजन को फसल की कुल नाइट्रोजन आवश्यकता के 20% से अधिक जो है नहीं होना चाहिए छात्रों। फिर उसके बाद यह खनन उत्पाद लगभग 16 से 20% नाइट्रोजन और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। भले ही यह प्राकृतिक हो, लेकिन यह सिंथेटिक उर्वरक की तरह काम करता है और मिट्टी में सोडियम बिल्डअप का जो है कारण को जो है बना सकता है, जिससे आपकी मिट्टी की उर्वरता में जो है कोई कमी नहीं आती है, जिससे पौधा अच्छे तरीके से जो है वृद्धि करता है, विकास करता है और अच्छा उत्पादन देता है। ठीक है छात्रों, यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।